कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में शानदार जीत के बाद कांग्रेस अब वजीर आला की ताजपोशी की तैयारी में जुट गई है। कौन होगा कर्नाटक का वजीर आला, इस पर एक राय बनाने के लिए बेंगलुरु के एक होटल में कांग्रेस कानून साज असेंबली का इजलास तलब किया गया, जिसमें एक सत्रीय रेजोल्यूशन पास किया गया है। मुत्तफ़क़ा तौर पर कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर के इंतखाब का फैसला AICC सदर पर छोड़ दिया गया है। ख्याल है कि बहुत तेजी से ये खबर गर्दिश कर रही है कि पार्टी में वज़ीर आला के ओहदे के लिए दो गुट बन गए हैं। एक धड़ा सिद्धरामैया को वज़ीर आला देखना चाहता है तो एक DK शिव कुमार का हामी है। बारकैफ उन तमाम खबरों को कांग्रेस आलाकमान ने यह कहते हुए खारिज किया कि वज़ीर आला के ओहदे को लेकर कोई खींचतान नहीं है। दिल्ली में अपनी रिहायशगाह के बाहर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तीनों मुबस्सरीन MLA की राय सुनने के बाद हाईकमान को मुतल्ले करेंगे, फिर हाईकमान मुनासिब फैसला करेगी। अपनी बात रखते हुए उन्होंने मजीद कहा कि कर्नाटक में अवाम ने बीजेपी को मुस्तरद कर दिया है। बेरोजगारी और महंगाई की वजह से अवाम बहुत परेशान थे और यही अवामिल थे जो बीजेपी की शिकस्त की वजह बने। No, exactly. Observers will report to the Congress President. That's what Congress President directed to take a view of the MLAs. Then they will take a view of the MLAs tonight itself, and they will move to Delhi tomorrow and give a report to the Congress President. Let us see. Okay. Thank you. हमारी जो इच्छा है कि सेवा करने की, और कांग्रेस पार्टी पहले से जनता के सेवा में है और वही ढंग से हम काम करते चलेंगे। और जो कुछ भी हुआ इलेक्शन में सभी लोग भूलकर कर्नाटक राज्य में जो प्रगति होना चाहिए और जो उसको प्रोग्रेस और पहले जो नंबर 1 स्टेट था उस नंबर 1 स्टेट बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र, बॉम्बे और मद्रास, ये सारे जो स्टेट्स थे ये गवर्नेंस के लिए बहुत ही पॉपुलर थे। वैसा फिर से हम वही जमाना लाना चाहते हैं और वो जरूर हम लाएंगे। सीएम बनाने की प्रक्रिया कब तक सीएम नया चुन लिया जाएगा? देखिए, आज हम 3 लोगों को ऑब्जर्वर के नाते भेज दिए हैं और वो तीनों लोग जाएंगे। उसमें सुशील कुमार शिंदे जी हैं, बाबरिया हैं और जितेंद्र सिंह है। वो सभी लोग, तीनों लोग ऑब्जर्वर जाकर जो कुछ MLAs की राय सुनेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उसके बाद हाईकमांड को रिपोर्ट देंगे और हाईकमांड निर्णय लेगा और उचित निर्णय लेगा। और इसको क्योंकि सरकार को हमको ठीक ढंग से चलाना है और सर्वसम्मति से ये बाहर निकले। कर्नाटक कांग्रेस के सदर DK शिव कुमार बेंगलुरु में अपनी रिहायशगाह पहुंचे। इस मौके पर बड़ी तादाद में DK शिव कुमार के हामी उनकी रिहायशगाह के बाहर जमा हुए और नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि हम DK शिव कुमार को वजीर आला बनाना चाहते हैं। DK शिव कुमार के घर के बाहर हामियों की काबिल जिक्र तादाद मौजूद रही और नारेबाजी करते हुए उन्होंने DK शिव कुमार को वजीर आला बनाने का मुतालबा किया। हम लोग जो है ना DK साहब को CM बनने के लिए हम ये फोर्स कर रहे हैं और उनको बनाना चाहिए बोल के हम बोल रहे हैं उनको। और हमारे दिल्ली तमन्ना है कि DK साहब CM बनना। मेरा इच्छा है, आप सभी DK शिव को फैंस का इच्छा है DK शिव कुमार CM बन गया। सबका कार्यकर्ता और फैंस का इच्छा है वो DK शिव कुमार CM। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने कर्नाटक में इंतखाबी नताज पर बीजेपी की खिंचाई की। जयराम रमेश ने कहा कि जीत का एजेंडा गुज़श्ता साल अक्टूबर में भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही तय हो गया था। बीजेपी पर हमला करते हुए जयराम ने कहा कि अवाम ने इस इलेक्शन में बीजेपी की डबल इंजन वाली हुकूमत को बेनकाब कर दिया है। यात्रा के समय हम लोग 21 असेंबली सीटों से गुजरे थे, उसमें से 15 हम जीते हैं। हालांकि 2018 में हम सिर्फ 4 या 5 सीटें जीते थे। तो सबसे बड़ा नंबर 1 जनता को जाता है, जिन्होंने प्रधानमंत्री का प्रचार जो है जिस ढंग से उन्होंने प्रचार किया, डबल इंजन की बात करते रहे, उसको नहीं स्वीकारा, उनको ठुकराया है।
जो ध्रुवीकरण की राजनीति को ठुकराया है, और इतना स्पष्ट बहुमत, मैं कहूँगा न केवल स्पष्ट पर निर्णायक बहुमत जो कांग्रेस पार्टी को दिया है, ये सद्भावना के लिए एक वोट है, आर्थिक विकास के लिए एक वोट है, ये गरीबों का वोट है, किसानों का वोट है, महिलाओं का वोट है, दलितों का वोट है, आदिवासियों का वोट है, समाज के हर वर्ग, हर एक समुदाय से कांग्रेस पार्टी को विश्वास मिला। और इस वक्त की पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। पहले आपको बता दें कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज, फौजी अदालत में चलेगा मुकदमा। जी हां, फौजी अदालत में मुकदमा चलेगा और इल्जाम साबित होने पर हो सकती है फांसी। जी हां, बड़ी खबर पाकिस्तानी मीडिया से आ रही है। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और फौजी अदालत में यह मुकदमा चलेगा इमरान खान पर, और इल्जाम साबित होने पर इमरान खान को फांसी हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की, इमरान खान पर फौजी अदालत में एक मुकदमा चलेगा जो कि संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया मुकदमा है और इल्जाम साबित होने पर फांसी हो सकती है। पाकिस्तान मीडिया से बड़ी खबर आई है। इस वक्त पाकिस्तान मीडिया में बड़ी खबर गश्त कर रही है। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और फौजी अदालत ने ये मुकदमा चलेगा, संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इमरान खान पर फौजी अदालत में मुकदमा चलेगा और इल्जाम साबित होने पर फांसी हो सकती है इमरान खान को। तो बड़ी खबर इस वक्त की पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से, पाकिस्तानी मीडिया से बड़ी खबर इस वक्त की है। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज, फौजी अदालत में चलेगा ये मुकदमा और इल्जाम साबित होने पर हो सकती है फांसी। बड़ी खबर इस वक्त की पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से, इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। फौजी अदालत में ये मुकदमा चलेगा और इल्जाम साबित होने पर फांसी हो सकती है इमरान खान को। बड़ी खबर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, पाकिस्तानी फौजी अदालत में मुकदमा इमरान खान के खिलाफ चलाया जाएगा, जो कि मुकदमा दर्ज किया गया और संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। फौजी अदालत में इमरान खान के खिलाफ ये मुकदमा चलाया जाएगा और इल्जाम साबित होने पर इमरान खान को फांसी हो सकती है। हालिया 2-3 दिन पहले जिस तरह का हंगामा हुआ था 9 मई से के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्हें जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की कि उन्हें कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं होगा, लेकिन अदालत ने, फौजी अदालत ने मुकदमा दर्ज किया गया है और फौजी अदालत में मुकदमा चलेगा और संगीन दफात के तहत इमरान खान पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इल्जाम साबित होने पर बताया जा रहा है कि इमरान खान को फांसी हो सकती है। और आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक में बीजेपी की शिकस्त का फायदा उठाने के लिए अपोजिशन महाराष्ट्र में सरगर्म हो गई है। इस सिलसिले में इतवार की शाम शरद पवार के घर महाविकास अघाड़ी के लीडरों की एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले, मुंबई कांग्रेस के सदर भाई जगताप, बाला साहब थोराट, अशोक चौहान, नसीम खान और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, जितेंद्र आव्हाड, जबकि कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर जयंत पाटिल ने शिरकत की है। दरहकीकत ये मीटिंग महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा और विधानसभा इंतखाबात में बीजेपी को हराने के लिए अहम थी। इस मीटिंग में इस बात पर खुसूसी बहस की गई कि कर्नाटक में बीजेपी को कैसे और क्यों शिकस्त हुई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले ने कर्नाटक की जीत पर मुबारकबाद देते हुए बीजेपी पर हमला किया। दूसरी तरफ संजय राउत ने कहा कि कर्नाटक में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं जीती, बल्कि मुल्क की पूरी अपोजिशन जीत गई है। हम तीनों एक साथ बैठे हैं। अंदर उद्धव ठाकरे साहब है, शरद पवार साहब है, अशोक राव चौहान जी है, अजीत दादा पवार है। हम 1 घंटे से भी ज्यादा अंदर बैठकर बहुत ही खुले दिल से हमारी चर्चा हुई है। देखो, आप लोग जो दिखाते हैं असल में अंदर नहीं होता है, ये समझ लो। आज की जो मीटिंग हुई है वो हिस्टोरिक मीटिंग है। कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए हैं
उस जो नतीजे है उसमें कांग्रेस पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं जीती है, पूरे देश का अपोजिशन जीता है, पूरे देश का गठबंधन जीता है और कांग्रेस पार्टी के विजय से पूरे देश को एक ऊर्जा मिली है। उसमें महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र में जिस तरह से ठाकरे सरकार महाविकास आघाड़ी की सरकार को हटाया गया वो कैसा गैरकानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसका निर्णय आया। उस निर्णय के बारे में हमने चर्चा की है, उस बारे में हमने पूरे लीगल एस्पेक्ट जनता को समझाने के लिए अभी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जाएंगे। ये सर्वोच्च न्यायालय का जो निकाल है वो शिवसेना पार्टी के पक्ष में है। आप एक बार समझ लीजिए, ये सरकार गैरकानूनी है, इलीगल है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने बताने के बाद भी इस राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मीडिया के सामने हंसकर जाते हैं और कहते कि हम ही जीत गए। महाविकास आघाड़ी की वज्र में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की क़यादत में आम आदमी पार्टी का कारवां मुल्क भर में मुसलसल बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बल्दियाती इंतखाबात का नतीजा पार्टी के लिए बहुत हौसला अफजा है। उन्होंने कहा कि आपने यूपी में शानदार एंट्री की है। सिंबल पर जीतना यह इस बात को दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पर, उनके कार्यक्रमों पर, उनके जो वादे और गारंटी है उसके ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाने की शुरुआत की है। इस चुनाव के अंदर अब आम आदमी पार्टी और मजबूती से अपना संगठन विस्तार करेगी और कई पार्टियों को हमने पीछे छोड़ा इस चुनाव में। राष्ट्रीय पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उससे ज्यादा वोट मिले, उससे ज्यादा सीटें आई और उत्तर प्रदेश के अंदर एक बात की चर्चा शुरू हुई कि अब सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति नहीं, अब सिर्फ बांटने की राजनीति नहीं, नफरत की राजनीति नहीं, बल्कि काम की राजनीति होगी। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को इस बदलाव की शुरुआत के लिए अरविंद केजरीवाल जी की ओर से, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की ओर से हृदय से बधाई देना चाहता हूं। देश प्रदेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नया डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। सूद 1986 बैच के आईपीएस अफसर हैं। सूद 2 साल तक इस ओहदे पर फायज रहेंगे। सीबीआई के मौजूदा डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल की मियाद 25 मई को खत्म हो रही है। सूद उसी दिन से जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। सूद मार्च में उस वक्त सुर्खियों में आए जब कर्नाटक कांग्रेस के सरबराह डीके शिव कुमार ने उन पर रियासत में बीजेपी हुकूमत की हिमायत करने का इल्जाम लगाया था। शिव कुमार ने रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए दावा किया था कि वो कांग्रेस लीडरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए चीफ चुन लिए गए हैं। कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद को सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। 1986 में प्रवीण सूद सिर्फ 22 साल की उम्र में आईपीएस बने। उन्हें कर्नाटक कैडर मिला। अपने सर्विस के दौरान उन्होंने कर्नाटक में पुलिस विभाग की कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। सूद को 1996 में सीएम की ओर से गोल्ड मेडल मिल चुका है। इसके अलावा 2002 में पुलिस पदक और 2011 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति की तरफ से पुलिस पदक दिया गया था। जून 2020 में प्रवीण सूद कर्नाटक के डीजीपी बनाए गए थे। सीबीआई के मौजूदा डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल का कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो रहा है। उनके बाद सूद को 2 साल तक सीबीआई के डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। कर्नाटक के सियासत में प्रवीण सूद उस वक्त चर्चा में आए थे जब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने उन्हें नालायक कहा था। शिव कुमार ने कहा था कि हमारे डीजीपी इस पद के लायक नहीं हैं। शिव कुमार ने उन पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का भी आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो सूद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बहरहाल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन हैं। राज्य के डीजीपी प्रवीण सूद को सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने रविवार को उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया। प्रवीण सूद के नाम के चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के साथ ही विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद थे। इस बैठक में शॉर्टलिस्ट नामों में से प्रवीण सूद के नाम पर सहमति बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के इंतखाबी साल में जहां सरकारी मुलाजमीन के जरिए अपने मुतालबात को लेकर एहतजाजी शिद्दत आ गई है, वहीं अलग अलग समाज के जरिए अपने मुतालबात को लेकर भोपाल में शक्ति प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। भोपाल में मुनक्कदा जाट सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह ने शिरकत करते हुए मुल्क की तामीर और तरक्की में जहां जाट समाज की खिदमात का खुसूसियत के साथ जिक्र किया, वहीं उन्होंने जाट समाज की तरक्की के लिए वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड बनाने का भी ऐलान किया। इस मौके पर सीएम ने जाट समाज के जरिए वीर तेजा जयंती के मौके पर जाट समाज की मांग पर छुट्टी का भी ऐलान किया। जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले पहलवानों का कहना है कि अभी तक हुक्मरान जमात की कोई भी खातून रुकन पार्लियामेंट उनसे मिलने नहीं आई और न ही वो उनके साथ खड़ी हुई है। यहां धरने पर बैठे विनेश फोगाट ने कहा कि हमें यहां बैठे 22 दिन हो चुके हैं, हुक्मरान जमात की कोई खातून रुकन पार्लियामेंट हमारी हिमायत के लिए नहीं आई है। हम बीजेपी की तमाम खवातीन MPs को खत लिखेंगे। बीजेपी पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, जब आप खवातीन के एहतराम की बात करते हैं तो हम भी इसी मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी हिमायत में आए। पिछले 22 दिनों से ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट विनेश फोगाट समेत कई पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे हैं। और एक अहम खबर, बांडीपुरा से पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चरस और नकदी के साथ 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बांडीपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, बांडीपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चरस और नकदी के साथ 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो मनशियात के खिलाफ बांडीपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया, चरस और नकदी भी जब्त की गई है। NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी खबर, बांडीपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चरस और नकदी के साथ 3 अफराद गिरफ्तार। NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बांडीपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई, चरस और नकदी के साथ 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मनशियात के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बांडीपुरा पुलिस है जिसने ये कार्रवाई की है। चरस और नकदी के साथ 3 ड्रग स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया है। नकदी भी यहां पर जब्त की गई है, चरस जब्त किया गया है। NDPS एक्ट के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है। तो अहम खबर इस वक्त, बांडीपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चरस और नकदी के साथ 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। बांडीपुरा पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बांडीपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चरस और नकदी के साथ 3 अफराद गिरफ्तार किए गए और NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा एक और अहम बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर मुल्क गिर प्रोग्राम की तैयारी। जी हां, 30 मई से 30 जून तक चलाया जाएगा मुल्क गिर प्रोग्राम। PM मोदी मेगा आउटरीच प्रोग्राम का करेंगे आगाज। 30 जून को मुल्क भर में 10 लाख बूथ पर कारकुनों से PM करेंगे खिताब। मुल्क भर में 51 बड़ी रैलियों का इनेकाद करेगी बीजेपी। पार्टी के छोटे बड़े तमाम लीडरान प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। तो एक बड़े प्रोग्राम की तैयारी, मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर मुल्क गिर प्रोग्राम की तैयारी है। 30 मई से 30 जून तक चला जाएगा मुल्क गिर प्रोग्राम। PM मोदी मेगा आउटरीच प्रोग्राम का करेंगे आगाज। तो मुल्क भर में 10 लाख बूथों पर कारकुनों से PM करेंगे खिताब। मुल्क भर में 51 बड़ी रैलियों का इनेकाद करेगी बीजेपी। पार्टी के छोटे बड़े तमाम लीडरान
इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। तो मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर मुल्कगीर प्रोग्राम की तैयारी में जुट गई है बीजेपी और ऐलान किया गया है कि 30 मई से 30 जून तक चलाया जाएगा मुल्कगीर प्रोग्राम। पीएम मोदी मेगा आउटरीच प्रोग्राम का आगाज करेंगे और 30 जून को मुल्क भर में 10 लाख बूथ पर कारकुनों से पीएम खिताब करेंगे। तो मुल्क भर में 51 बड़ी रैलियों का इनेकाद करेगी बीजेपी, क्योंकि 9 साल मोदी हुकूमत के मुकम्मल होने जा रहे हैं, जिस पर मुल्कगीर प्रोग्रामों की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। आपको बता दें 30 मई से 30 जून तक मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर एक मेगा मुल्कगीर प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है। पीएम मोदी मेगा आउटरीच प्रोग्राम का आगाज करेंगे 23 जून को। मुल्क भर में 10 लाख बूथ पर कारकुनों से पीएम खिताब करेंगे और मुल्क भर में 51 बड़ी रैलियों का इनेकाद भी किया जाएगा, जिसमें पार्टी के छोटे बड़े तमाम लीडर प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। तो पूरे मुल्क में एक मेगा रैली, मेगा प्रोग्राम है मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर। एक और बड़ी खबर, राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को सख्त पैगाम। जी हां, राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को सख्त पैगाम। दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बना हुआ है पाकिस्तान। इस हालात में पाकिस्तान से बातचीत मुमकिन नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए दिया गया पैगाम मुल्क अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर मुकम्मल महफूज है, ये कहना है राजनाथ सिंह का। बड़ी खबर इस वक्त, राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को सख्त पैगाम आया है। दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए हमारी फौज तैयार है। राजनाथ सिंह का कहना है कि दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बना हुआ है पाकिस्तान। इस हालात में, इन हालात में पाकिस्तान से बातचीत मुमकिन नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए दिया गया है पैगाम, मुल्क अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर मुकम्मल महफूज है और दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए हमारी फौज तैयार है। तो राजनाथ सिंह का सख्त पैगाम पाकिस्तान को। राजनाथ सिंह ने कहा कि दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बना हुआ है पाकिस्तान और इन हालात में पाकिस्तान से कोई बातचीत मुमकिन नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पैगाम दिया गया है, मुल्क अंदरूनी और बैरून महाजों पर मुकम्मल तौर पर महफूज है और दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए फौज पूरी तरह से तैयार है। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं, इस बयान को लेकर क्या मतलब निकाले जा रहे हैं। शैलेंद्र मांगो हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, राजनाथ सिंह का एक बार फिर सख्त पैगाम, लगातार हमने देखा जयशंकर के बाद राजनाथ सिंह का पैगाम कि महफूज पनाहगाह बना हुआ है और फौज हमारी पूरी तरह से तैयार और कोई बातचीत नहीं होगी इन हालात में, खासकर कहा राजनाथ सिंह ने। शैलेंद्र, राजनाथ सिंह आज संभाजीनगर महाराष्ट्र में है, जहां पर उन्होंने एड्रेस करते हुए ये बात पॉइंट आउट की और उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसी भारत विरोधी ताकतें हैं जो भारत की तरक्की, भारत की मजबूती से जो है जलते हैं और वो उनको हजम नहीं होती है। इसीलिए उनके पास भारत को सीधे तौर पर चुनौती देने की क्षमता नहीं है, पावर नहीं है, इसीलिए वो प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद जैसी चीजों को बढ़ावा देते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान से बातचीत बिल्कुल नहीं होगी, तब तक नहीं होगी जब तक कि वो अपने यहाँ पर आतंकवाद को, आतंकियों को पनाह देता रहेगा। और उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि चाहे उरी की घटना हो या पुलवामा, हमारे देश की सेनाओं ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और आगे भी करती रहेंगी। और चाहे सेनाएं जो हमारी हैं वो इस पार भी मार सकती हैं और अगर जरूरत पड़े तो उस पार भी जाकर मार सकती है। यानी कि भारत का जो अब रवैया है, जो रुख है आतंकवाद से निपटने का, वो पूरी तरह से बदल गया है। ये खुली चुनौती है और साफ तौर पर साफ मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि लगातार जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, सीमा पर आतंकवाद को। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से विदेश मंत्री जयशंकर ने भी बिलावल भुट्टो के भारत दौरे पर सीधे तौर पर एक साफ संदेश दिया था पाकिस्तान को कि भारत जो है आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, नॉर्मलाइज इसको नहीं किया जा सकता। आज वही कड़ा संदेश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से दिया गया और एक साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता रहेगा, अपने आतंकवादियों को पनाह देता रहेगा, तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं हो सकती। जी, क्या ये हम माने कि इस पैरा में है कि हालिया जिस तरह से जम्मू में हमला हुआ और फिर बिलावल भुट्टो का जैसा कि आपने जिक्र किया जो रवैया है G20 को लेकर खासकर
ऐसे में एक सख्त पैगाम देने की अब यहां जरूरत थी। राजनाथ सिंह ने क्लियर कर दिया है कि अब आपसे आगे कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि रवैया आपका वैसा ही है जैसा आप कह रहे हैं। बिल्कुल सही। देखिए, ये इंडिया का स्टैंडर्ड एक पोजीशन बनी हुई है कि हम उस मुल्क से बातचीत नहीं कर सकते हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और हमने ये भी देखा इससे पहले कि विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कहा था कि अगर कोई हमारे शहरों पर हमला करे, अगर कोई हमारी मिलिट्री को निशाने पर ले, जी, ऐसे मुल्क से बातचीत कैसे की जा सकती है। और उसी बात को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया है और ये साफ कहा है कि जो अपने यहाँ पे आतंकियों को पनाह देता है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में भी जो रजौरी में हुआ, जो पुंछ में हुआ, वो आतंकवाद का ही नतीजा है और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का ही इम्पैक्ट है जो पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिला है। लेकिन ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी सेनाओं पर फिर से भरोसा जताया और एक कहा है कि हमारी सेनाएं जो है वो इतना वो कैपेबल हैं कि चाहे अगर दुश्मन को जवाब देना हो इस तरफ भी दे सकते हैं या उस पार भी जाकर दुश्मनों को जवाब दिया जा सकता है। तो ये कड़ा संदेश है आतंकवाद के लिए और खासतौर से पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का नाम लेकर रक्षा मंत्री ने कहा कि उनसे ऐसे माहौल में बातचीत नहीं हो सकती और ये भी साथ में जरूर कहा कि वो सीधे तौर पर भारत को चुनौती नहीं दे सकते, इसलिए प्रॉक्सी वॉर के जरिए वो भारत को इस तरह से टारगेट करते रहे आतंकवाद के जरिए, जिसका कड़ा जवाब जो है हमारी सेनाएं दे रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए। जैसा कि शैलेंद्र ने बताया कि एक सख्त पैगाम हिंदुस्तान की तरफ से गया है और खासकर राजनाथ सिंह ने आज, जैसा कि शैलेंद्र ने कहा, कि एक सख्त पैगाम देने की जरूरत थी। लगातार पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा है क्योंकि कश्मीर में G20 का इजलास होने जा रहा है। ऐसे में जिस तरह की हालिया कार्रवाइयां हुई उसके खिलाफ एक सख्त पैगाम था राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को कि आइंदा ऐसे मुल्क से जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी को पनपने दे रहा है और अपनी जमीन को पनाहगाह बनाया हुआ है दहशतगर्दी के, उसके खिलाफ सख्त पैगाम था कि ऐसे मुल्क से बातचीत नहीं की जा सकती। देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।